हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा गया है ओम का नियम। और इस नियम के बारे में आप सभी लोग इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह से हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के साथ में अध्ययन कर चुके हैं। तो आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ओम के नियम के सूत्र के बारे में अध्ययन किया है, जहां पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ओम के नियम का जो हमारा सूत्र होता है V=RI, ये फार्मूला हमारा कहाँ से किस प्रकार से आया हुआ है। तो इस फार्मूले के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आप सभी लोग को अच्छी तरह से जानकारी दे दी है। तो अगर अभी तक आप सभी लोगों ने इस फार्मूले के बेसिक पॉइंट के बारे में अध्ययन नहीं किया है, लिंक आपको सभी वीडियोस का इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग जाकर के अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं ओम के नियम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये सभी टॉपिक्स आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम में लगातार कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है ओम का परिपथीय नियम होता है। तो इस टॉपिक के अंदर में हम इसी सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जहाँ पर हम ये सीखेंगे कि ओम्स का जो यहाँ पर कंसेप्ट होता है, जो ऑब्जर्वेशन होता है, उस ऑब्जर्वेशन के माध्यम से इस सूत्र को किस प्रकार से जनरेट करते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ओम के परिपथीय नियम के अंदर हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा अगला और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है वो ग्राफ को लेकर के होता है, जहां पर हम स्टडी करेंगे कि अगर हम V और I के बीच ग्राफ खींचते हैं तो इसका ग्राफ किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही हम इस ग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसी के चलते यहाँ पर हम इसके लास्ट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भैया ओम्स का जो यहाँ पर सीमा होती है उस सीमा क्या होती है। तो सीमा के अंदर में हम सीखने वाले हैं कि ओम का जो हमारा नियम होता है V=RI, ये फॉर्मूला हम कहाँ पर यूज़ करते हैं और कहाँ पर हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम इसी टॉपिक के साथ यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आज का टॉपिक्स और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं ओम का परिपथीय नियम के बारे में। तो इस नियम को समझने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इस टॉपिक के इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में, और उसी फिगर के माध्यम से आप सभी लोग को इस सूत्र के बारे में समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो फिगर बनाने वाले हैं वो फिगर यहाँ पर हमारा एक चालक का फिगर होता है। और यहाँ पर अगर आप सभी लोग अध्याय नंबर 4 अध्ययन कर रहे हैं वैद्युत चालन, तो यहाँ पर आप सभी लोग चालक के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आप सभी लोग को अभी तक चालक के बारे में जानकारी नहीं है तो आप सभी लोग जाकर के इस अध्याय के सबसे टॉप लेक्चर को देख सकते हैं, जहां पर मैंने आप सभी लोग को चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। यहां पर एक बार हम फिर से रिमाइंड करेंगे कि चालक हमारा क्या होता है। तो यहां पर आप सभी लोग सिंपल तरीके से जानते हैं, जिसमें आवेश का, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो ये जो हमारा चालक होता है ये किसी धातु का होता है, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, और इससे बड़ी जो हमारी यहाँ पर यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश का प्रवाह होता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक चालक कहेंगे। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इस चालक को उठा करके एक बैटरी से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल तरीके से इस चालक को एक बैटरी से यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जोड़ देते हैं। तो ये बैटरी क्या होती है, बड़ी प्लेट होती है, ये बैटरी की यहाँ पर छोटी प्लेट होती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर अल्टरनेट हमारी क्या होती है, बैटरी की प्लेट होती है। अब इस प्लेट के बारे में भी आपको जानकारी होती है। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो हमारी बैटरी है इसका जो विभवांतर होता है इसको हम भी से दिखाते हैं। और यहाँ पर साथ साथ आप सभी लोग ये भी जानते हैं, अगर हम बैटरी के बड़ी वाली प्लेट की बात करते हैं तो ये जो हमारी प्लेट होती है धन आवेश से आवेशित होती है, और छोटी वाली जो हमारी प्लेट होती है वो माइनस आवेश से आवेशित होती है। इसके बारे में आप सभी लोग को हर एक जानकारी अच्छी तरह से होती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर हम इस परिपथ में क्या करते हैं, पोटेंशियल जो हमारा विभवांतर होता है V लगा देते हैं, तो इस केस में इस पूरे परिपथ के अंदर क्या होती है, विद्युत धारा I जनरेट हो जाती है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि जो हमारा बैटरी का प्लस वाला टर्मिनल होता है, इधर से हमारी क्या होती है,
विद्युत धारा I जनरेट होती है और माइनस की तरफ जाकर के यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे विद्युत धारा के I की दिशा के बारे में, तो यहाँ पर आप जानते हैं जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है और इस विद्युत धारा को यहाँ पर हम स्मॉल I से प्रदर्शित करने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हैं इधर साइड जो हमारी विद्युत धारा I होती है उसको हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। तो जो हमारी विद्युत धारा I होती है वो प्लस से माइनस की तरफ चलती है, तो ये जो हमारी दिशा होती है ये विद्युत धारा I की दिशा होती है जो इस चालक के अंदर प्रवाहित होती है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस फिगर के माध्यम से आप सभी लोग को इस सूत्र के बारे में बताने वाले हैं कि ये जो हमारा सूत्र होता है ये किस प्रकार से ओम बाबा ने यहाँ पर जनरेट किया है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर हम दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ से जो हमारा सबसे पहला कंसेप्ट होने वाला है वो यहाँ से हमारा होने वाला है कि अगर हम इस विभवांतर के बारे में बात करते हैं तो इसको आप जनरली नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, विभव कहते हैं, और विभव की जो इंग्लिश होती है वो पोटेंशियल होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कंसिडर करने वाले हैं कि इस परिपथ में हमने जो बैटरी लगाया हुआ है वो बैटरी हमारी क्या होती है, 10 वोल्ट की होती है। तो यहाँ से हमारा सबसे पहला कंसेप्ट होता है कि जो हम यहाँ पर परिपथ में बैटरी लगाते हैं वो 10 वोल्ट की होती है, और अगर हम क्या करते हैं इस परिपथ में बैटरी 10 वोल्ट की लगाते हैं तो इस पूरे परिपथ के अंदर क्या होती है, विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। तो इस चालक के अंदर में कितनी एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, तो यहाँ पर हम जनरली मान लेते हैं कि इस परिपथ के अंदर में जो हमारी प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है I, वो यहाँ पर हमारी क्या होती है, 2 एम्पियर की होती है। अब ये 2 एम्पियर की धारा तब प्रवाहित होती है जब हम क्या करते हैं इस परिपथ में 10 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, तो जो हमारी प्रवाहित धारा होती है वो 2 एम्पियर की होती है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जब हम पोटेंशियल का मान चेंज करते हैं तो आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि अगर हम विभवांतर इस बैटरी का मान यहाँ पर चेंज करेंगे तो विद्युत धारा I में भी क्या होगा, चेंज होगा। अब ये चेंज किस प्रकार से हो रहा है, इसी के बारे में ओम्स बाबा ने क्या किया, ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद में इस फॉर्मूले को जनरेट किया। तो यहाँ पर हम इसका दूसरा केस मानने वाले हैं कि अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं बैटरी में चेंज करते हैं तो विद्युत धारा I में किस प्रकार से चेंज आता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो हमारी 10 वोल्ट की बैटरी होती है इसको हम चेंज करके यहाँ पर हम क्या करते हैं 20 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं, और जब हम यहाँ पर ऐसा करते हैं तो इस केस में आप देखते हैं कि जो विद्युत धारा I होती है इसमें भी क्या होता है, आसानी से चेंज हो जाता है। और ये चेंज कितना होता है, तो यहाँ पर जो हमारी 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही थी इस केस में क्या होती है, 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाती है। तो यहाँ से इस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद में ओम्स बाबा ने एक यहाँ पर अच्छा खासा रिजल्ट प्राप्त किया, और उस रिजल्ट को इन्होंने क्या किया, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया। तो उस कंसेप्ट को मैथमेटिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने यहाँ पर V और I के बीच में एक संबंध स्थापित किया। तो उस संबंध के बारे में यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। तो जो हमारा विभवांतर होता है इसको हम V से दिखाते हैं, और यहाँ पर जो हमारी विद्युत धारा I होती है इसको यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से स्मॉल I से निरूपित करते हैं। अब इन्होंने इन दोनों कंसेप्ट के माध्यम से सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन किया वो ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि अगर हम पोटेंशियल का मान बढ़ा रहे हैं तो इस केस में जो हमारी प्रवाहित धारा I होती है इसका भी मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब इन्होंने यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी को हटा करके 20 वोल्ट की बैटरी लगाया, तब इस केस में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो हमारी प्रवाहित विद्युत धारा I होती है वो 4 एम्पियर की हो जाती है। तो इन्होंने यहाँ से एक अच्छा खासा कंसेप्ट निकाल लिया, और इस केस में इन्होंने क्या किया, V और I के बीच में एक संबंध स्थापित किया। वो संबंध हमारा क्या होता है, विभवांतर और I के मध्य होता है। और इस केस में इन्होंने जो साइन यूज किया वो साइन यहाँ पर हमारा क्या होता है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है। इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये अनुक्रमानुपाती का जो हमारा चिन्ह होता है ये 2 चीज़ों के बीच में लगता है। जब किसी का मान हम बढ़ाते हैं तो उसी के सापेक्ष अगर दूसरे का मान बढ़ जाता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका दूसरा जो हमारा नाम होता है वो समानुपाती होता है। इस चिन्ह के बारे में आप सभी लोग भली बात यहाँ पर परिचित होते हैं। तो इस केस में इसी चीज़ को यहाँ पर देखते हुए ओम्स बाबा ने क्या किया, V और I के बीच में इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह का प्रयोग किया। और ये जो हमारा चिन्ह होता है ये आपको बताता है कि अगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, विभवांतर का मान बढ़ा रहे हैं तो इस केस में विद्युत धारा I का मान बढ़ रहा है। अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, विभवांतर का मान कम करते हैं तो इस केस में विद्युत धारा I का मान कम हो जाता है। तो इस चीज को यहाँ पर ऑब्जर्व करते करते ये इस रिजल्ट तक पहुंच गए कि जो हमारा V होता है इसका जो मान होता है वो R इंटू I के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले को जनरेट करने के लिए इन्होंने बताया कि जब हम
क्या करते हैं, इस साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर हमारा एक नियतांक मान आता है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हमारा नियतांक मान किधर साइड आने वाला है। तो उन्होंने यहाँ पर सिंपल तरीका बताया कि ये जो हमारा अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है, इसका जो मुंह होता है जिधर साइड ओपन होता है उसी साइड हमारा क्या होता है, नियतांक मान होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, इसका जो मुंह है वो आई की तरफ खुला होता है। तो जो हमारा नियतांक मान आएगा इसको हटाने पर वो आई की तरफ आने वाला है। या आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि अगर हम इस चिन्ह को हटाते हैं तो जो हमारा नियतांक मान आता है वो हमेशा दाईं तरफ आता है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस कंसेप्ट के माध्यम से, इस फिगर के माध्यम से इस फॉर्मूले को यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं। और यही जो ऑब्जर्वेशन होता है, यही जो कंसेप्ट होता है, ये ओम बाबा का क्या होता है, कंसेप्ट होता है, जिस चीज़ को उन्होंने क्या किया, मैथमेटिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर हमारा बराबर का चिन्ह आता है और यहाँ पर जो हमारा नियतांक मान आता है उस नियतांक मान को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस केस में जो हमारी प्रवाहित विद्युत धारा आई होती है उसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सूत्र को आप सभी लोग इस तरीके से भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस सूत्र को यहाँ पर हम और करके लिखने वाले हैं कि जो हमारा V होता है वो R इंटू क्या होता है, कैपिटल I के बराबर होता है। तो आप इस फॉर्मूले को चाहे इस तरीके से लिखिए चाहे इस तरीके लिखिए, यहाँ पर दोनों चीज़ें क्या होती हैं, आपस में करेक्ट होती हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग को सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है ओम बाबा का वो अच्छी तरीके से क्लियर होता है। इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, ओम का परिपथीय नियम कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस फॉर्मूले के इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में कि V को हम क्या कहते हैं, R को क्या कहते हैं और I को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले V के बारे में लिखने वाले हैं। तो V जो हमारा क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा V है इसको हम बोलते हैं चालक के सिरों के मध्य विभवांतर, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमने बैटरी लगा रखा है उसका विभवांतर क्या है, V है। और ये जो हमारा V होता है वो चालक के सिरों के बीच लगा होता है, इसलिए इस V को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर विभव ना कह कर यहाँ पर हम बोलते हैं V जो हमारा होता है वो चालक के सिरों के मध्य क्या होता है, विभवांतर होता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। तो V यहाँ पर हमारा क्या होता है, चालक के सिरों के मध्य विभवांतर। तो यहाँ से हम लिखेंगे चालक के सिरों के मध्य विभवांतर। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि R हमारा क्या होता है। तो R हमारा यहाँ पर क्या है, एक नियतांक वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे R हमारा एक नियतांक मान होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। और इस प्रतिरोध को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। अब हम बात करेंगे I हमारा क्या होता है। तो I के बारे में आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह जानते हैं। I हमारा क्या है, ये विद्युत धारा होता है। और ये हमारा वो विद्युत धारा नहीं है, ये हमारा वो विद्युत धारा होता है जो चालक में प्रवाहित किया जाता है। क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं इस नियम को हम क्या कहते हैं, परिपथीय नियम कहते हैं। तो इस केस में इसको हम विभव ना कहेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं। और इस केस में इसके बीच में जो हमारी प्रवाहित होने वाली धारा होती है वो I होती है। इस विद्युत धारा I को हम क्या कहते हैं, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं। क्योंकि ये जो हमारा I है ये इस चालक के अंदर में प्रवाहित होता है, इसीलिए हम I को धारा ना कह के यहाँ पर हम क्या कहते हैं, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे I के बारे में। I हमारा क्या है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस सूत्र के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टर्म के बारे में, जहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि ये जो हमारा यहाँ पर सूत्र आया हुआ है V = RI, ये किस प्रकार की राशि है और इसका SI मात्रक क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके SI मात्रक के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम नंबर 1 करके यहाँ से लिखने वाले हैं SI मात्रक। तो यहाँ पर हम जो SI मात्रक निकालने वाले हैं वो R का निकालने वाले हैं कि R का SI मात्रक क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है V = RI, और यहाँ से जब हम R का मान निकालेंगे तो R = यहाँ पर हमारा हो जाएगा V/I। और इस केस में आप सभी लोग इस फॉर्मूले की मदद से इसका SI मात्रक और इस R के राशि के बारे में आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि V हमारा क्या है, विभवांतर है। और विभवांतर का जो
हमारा एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है, और वोल्ट को हम क्या करते हैं यहाँ पर स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस केस में यहाँ पर आप जानते हैं जो हमारी I है ये क्या होती है, विद्युत धारा होती है, और विद्युत धारा का जो यहाँ पर एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, और इस एम्पियर को हम क्या करते हैं कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं वोल्ट अपॉन एम्पियर, और यही जो हमारा वोल्ट अपॉन एम्पियर होता है ये ओम्स के बराबर होता है। तो इसको हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखने वाले हैं, और ओम्स जो हमारा सिंबॉलिक फॉर्म में होता है उसको हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इस प्रतिरोध R का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम्स होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करेंगे इसके दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा R है ये किस प्रकार की राशि है। तो यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट लिखने वाले हैं इसके राशि के बारे में। तो राशि के बारे में अध्ययन करने के लिए यहाँ पर हम सिंपल तरीके से इस फॉर्मूले को लिखने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है R इक्वल टू V बाई आई, और यहाँ पर आप जानते हैं कि जो हमारा V है ये हमारा क्या है, विभवांतर है, और विभवांतर हमारा कैसी राशि होती है, ये हमारी एक अदिश राशि होती है। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि जो हमारा विभवांतर है ये एक अदिश राशि है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी विद्युत धारा I होती है ये भी हमारी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। तो इस केस में आप सभी लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि V और I से जो आपको रिजल्ट प्राप्त होता है इस R के बारे में, ये भी हमारा R क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। नहीं तो यहाँ पर आप सभी लोग सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो भी नियतांक राशियाँ होती हैं, या आप कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारी नियतांक वैल्यू होती है वो सदैव क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। तो यहाँ पर आप इस R के बारे में कह सकते हैं कि R हमारा क्या है, एक अदिश राशि है। तो यहाँ तक आप सभी लोग को इस परिपथीय नियम के बारे में हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग इस पूरे का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस सूत्र के यहाँ पर ग्राफ के बारे में कि V और I के बीच हम ग्राफ किस प्रकार से ड्रा करने वाले हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग एक बार अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसके बाद आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट और कंसेप्ट के साथ हम इसके ग्राफ के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इसके बारे में आप सभी लोग को अगर कोई भी डाउट या कोई भी यहाँ पर समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। स्पेस करने के बाद में इसके ग्राफ के बारे में आप सभी लोग को हर एक पॉइंट, हर एक टर्म के बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले थोड़ी सी जगह करेंगे, और अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हो और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोग को सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फटाफट इसको इरेज कर लेते हैं और फिर आपको ग्राफ के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए बच्चों अब यहाँ से हम बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में कि यहाँ पर हम V और I के बीच ग्राफ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना फार्मूला लिखने वाले हैं, जो यहाँ पर हमारा ओम के परिपथीय नियम से सूत्र आया हुआ है। तो यहाँ पर आप जानते हैं जो हमारा V इक्वल टू फार्मूला होता है वो R इंटू I होता है। यहाँ पर हम इस R का मान ज्ञात करेंगे। तो R का मान ज्ञात करने के लिए R को यहाँ पर हम सिंपल तरीके से रख लेंगे, और यहाँ पर जो हमारी विद्युत धारा I होती है उसको हम क्या करते हैं, विभव को नीचे ले जा करके इस तरीके से विभाजित कर देते हैं। तो आप सभी लोग को यहाँ पर ये सूत्र मिल जाता है R इक्वल टू V अपान I। अब यहाँ पर हम जो ग्राफ दिखाने वाले हैं वो V और I के बीच ग्राफ को ड्रा करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर में अक्षों के बारे में अच्छी तरीके से अध्ययन किया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उन अक्षों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल तरीके से अक्ष बनाते हैं, और यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो हमारा अक्ष होता है इसको हम यहाँ पर कहते हैं एक्स अक्ष, और यहाँ पर आप जानते हैं अक्ष को हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर गलती कर जाते हैं, अक्ष को कैपिटल से न दिखा के यहाँ पर जनरली स्मॉल एक्स दिखाते हैं। तो स्मॉल एक्स बच्चों हमारा क्या होता है, ये पॉइंट होता है। जब भी आप अक्ष के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हमेशा अक्ष को क्या करते हैं, आप कैपिटल एक्स से दिखाते हैं। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दूसरे अक्ष के बारे में, तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा अक्ष होता है उसको हम वाई अक्ष कहते हैं, जिसको यहाँ पर हम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है कि V और I के बीच
हम ग्राफ को किस तरीके से दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम मानते हैं जो हमारा वाई एच होता है, इस वाई एच पर हम क्या करते हैं, पोटेंशियल भी को दिखाते हैं, और यहाँ पर जो हमारा एक्स एच होता है, इस एक्स एच पर हम क्या करते हैं, विद्युत धारा आई को दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो हमारा वी और आई होता है, इन दोनों का अनुपात बराबर होता है किसी नियतांक आर के। तो यहाँ पर आप सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी नियतांक का यहाँ पर ग्राफ ड्रा करते हैं, तो यहाँ पर जब हम v और i के बीच ग्राफ ड्रा करेंगे तो v और i का जो मान होता है वो नियतांक के बराबर होता है। तो इस केस में जब हम v और i के बीच ग्राफ को ड्रा करेंगे तो यहाँ पर आप सभी लोग को जो r का ग्राफ मिलने वाला, जो नियतांक मान का ग्राफ मिलने वाला है, वो बिल्कुल स्ट्रेट मिलने वाला है। यही जो हमारा ग्राफ होता है वो क्या होता है, v और i के बीच का ग्राफ होता है। इस ग्राफ के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरीके से अध्ययन कर चुके होंगे। क्लास 10th में इस ग्राफ के बारे में आप सभी लोग को सारी बेसिक जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। अब इस ग्राफ को यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इंटर वाली क्लास में थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं इसके सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जहाँ पर आप सभी लोगों ने परपथीय नियम के अंदर में अध्ययन किया है कि जो हमारा यहाँ पर विद्युत विभव होता है वो समानुपाती होता है, या आप कहते हैं इसको अनुक्रमानुपाती होता है विद्युत धारा आई के। तो इस कंसेप्ट का हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो ये कंसेप्ट आपको ये बताता है कि अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, विभव का मान बढ़ाते हैं तो इस केस में धारा का मान बढ़ जाता है, और अगर यहीं पर हम बात करते हैं कि विभव का मान अगर यहाँ पर हम कम करते हैं तो इस केस में विद्युत धारा आई का मान कम हो जाता है। ये आप इस कंसेप्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अगर यहाँ पर हम पोटेंशियल का मान बढ़ाते हैं, मीन्स अगर हम विभवांतर का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर जो हमारा बढ़ता है वो वाई एच के अंदर से यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो इस केस में यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, विभवांतर का मान कुछ इस तरीके से बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं जिस तरीके से हमारा विभवांतर बढ़ता है उसी तरीके से विद्युत धारा आई भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो उस विद्युत धारा आई को हम क्या करने वाले हैं, एक्स अक्ष के अंदर दिखाने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम मानते हैं कि जो हमारी विद्युत धारा आई होती है, जब हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो आई का भी मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, जिस पॉइंट को यहाँ पर हम ए पॉइंट कहते हैं, और यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो हमारा पॉइंट होता है उसको हम ओ पॉइंट कहते हैं, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, बी पॉइंट होता है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा फिगर बन के तैयार हुआ है, इस फिगर में हमारे क्या है, दो समकोण यहाँ पर त्रिभुज होते हैं। एक समकोण त्रिभुज हमारा होता है ए बी ओ, और यहाँ पर जो हमारा दूसरा समकोण त्रिभुज होता है, अगर यहाँ पर हम कोई भी एक पॉइंट लेंगे जिस पॉइंट को हम सी पॉइंट कहेंगे, तो यहाँ से आपका दूसरा समकोण त्रिभुज हो जाएगा ए सी ओ। तो यहाँ पर हम जिसके बारे में आपको बताने वाले हैं उस केस में हम क्या करने वाले हैं, त्रिभुज ए बी ओ को कंसीडर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हमारा प्रतिरोध आर होता है, ये एक्स अक्ष के साथ में यहाँ पर जो कोण बनाता है उस कोण को हम क्या करते हैं, थीटा कोण यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। इस थीटा कोण के बारे में आपको जानकारी होती है कि थीटा कोण हमने यहाँ पर किस तरीके से कंसीडर किया है, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि जो हमारा वी और आई होता है, जब हम इसके बीच ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये जो हमारा वी और आई है वो नियतांक आर के बराबर है, और जब भी हम किसी भी नियतांक का ग्राफ ड्रा करते हैं तो उसका ग्राफ बिल्कुल यहाँ पर सीधा बनता है। और यहाँ पर थीटा जो कोण होता है वो उस आर के झुकाव के बारे में बताता है कि आर हमारा कितना डिग्री पर यहाँ पर झुका हुआ है। ये चीजें आपको यहाँ पर अच्छी तरह से क्लियर होती हैं। अब इस अगर हम झुकाव का मान यहाँ पर ज्ञात करना चाहेंगे तो झुकाव को बच्चों हम हिंदी में क्या कहते हैं, झुकाव को आप हिंदी में बोलते हैं प्रावणता। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस झुकाव को झुकाव ना कह के यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, प्रावणता कहेंगे। और प्रावणता की इंग्लिश आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्लोप। अब स्लोप का मान आप सभी लोगों ने क्लास 10th के अंदर में अच्छी तरीके से अध्ययन किया है, जहाँ पर आप सभी लोग मैथमेटिक्स के अंदर में एक अध्याय पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से। तो उस केस में आप जानते हैं अगर हम कभी भी किसी का स्लोप निकालना चाहते हैं या प्रावणता निकालना चाहते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, tan थीटा का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, त्रिभुज ए बी ओ के अंदर में यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, tan थीटा अप्लाई करने वाले हैं, और बी पर यहाँ पर जो हमारा कोण बनता है वो एक समकोण होता है, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं tan थीटा। अब tan थीटा का जो अनुपात होता है आप सभी लोग जानते हैं, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। और इस केस में यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि लंब हमारा क्या होने वाला, थीटा के सामने जो हमारी भुजा है ए बी, ये हमारी क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लंब की जगह पर ए बी लिखेंगे, और ओ बी हमारा क्या होता है, आधार होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओ बी। अब यहाँ से आपको आगे सॉल्व कर लेना है।
tan थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पर आपको समझना है ए बी के अंदिश हम किसको दिखाते हैं, तो ए बी के अंदिश हमने किसको दिखाया, वाई एच को दिखाया है, और वाई एच पर हमारे क्या होता है, पोटेंशियल होता है, जिसको हम विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वी, और इस केस में आप कह सकते हैं ओ बी हमारा क्या है, ये एक्स अक्ष के अंदिश होता है, तो एक्स अक्ष के अंदिश हम क्या करते हैं, विद्युत धारा आई को दिखाते हैं। तो ओ बी की जगह अब हम क्या करेंगे, आई लिख देंगे। अब आप यहाँ पर कह सकते हैं अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लें तो v अपान आई हमारा क्या होता है, r के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू v अपान आई हमारा क्या हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर आप कह सकते हैं समीकरण नंबर 1 से v अपान जो आई होता है बराबर होता है r के। अब यहाँ से आप सभी जानते हैं कि अगर हम थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो इस केस में थीटा को यहाँ पे रोक लेंगे, तो जो हमारा tan होता है इधर जब जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, और इस केस में आप सभी लोग को r का मान मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप यहाँ पर बता सकते हैं कि अगर हम प्रतिरोध का मान थीटा के रूप में वियोजित करना चाहेंगे तो इस केस में थीटा का मान जितना अधिक होगा उतना यहाँ पर क्या होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। अगर थीटा का मान कम हो जाएगा तो उस केस में प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर हम मानते हैं ये जो हमारा थीटा बना हुआ है इसको हम क्या करेंगे, थीटा 1 कंसीडर करते हैं, और ये जो हमारा प्रतिरोध R होता है इसको हम R1 मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक दूसरा प्रतिरोध मानते हैं, जिस प्रतिरोध को यहाँ पर हम क्या करते हैं, R2 से दिखाते हैं, और ये जो हमारा R2 प्रतिरोध होता है ये इस अक्ष के साथ में यहाँ पर जो कोण बनाता है उस कोण को हम थीटा 2 कहते हैं। तो यहाँ पर आप अंतर देख पा रहे हैं, थीटा 2 हमारा क्या होता है, बड़ा होता है, और थीटा 1 हमारा क्या होता है, छोटा होता है। तो इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, जनरली मैथमेटिक्स के केस में यहाँ पर इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, थीटा 1 हमारा क्या है, ग्रेटर है, थीटा 1 हमारा क्या होता है, पर छोटा होता है। इट मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हैं थीटा 2 जो हमारा होता है ये ग्रेटर होता है, और थीटा 1 हमारा क्या होता है, छोटा होता है। और अगर आपको थीटा देख करके यहाँ पे प्रतिरोध का मान पता करना है कि कौन सा प्रतिरोध हमारा अधिक है और कौन सा प्रतिरोध का मान यहाँ पर कम होता है, तो इस केस में आपको सिंपल देखना है कौन सा थीटा बड़ा है और कौन सा थीटा यहाँ पर हमारा छोटा है। तो थीटा 2 अगर हमारा बड़ा है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं R2 जो हमारा प्रतिरोध होगा इसका मान अधिक होगा, और जो हमारा R1 प्रतिरोध होगा इसका मान यहाँ पर कम होगा। तो इस चीज को यहाँ पर आप या करके लिख सकते हैं कि R2 प्रतिरोध हमारा क्या है, ग्रेटर है, और R1 जो प्रतिरोध होता है इसका मान क्या होता है, कम होता है। तो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आप सभी लोग के ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इसके तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो अगर ये सारी चीजें आपको अच्छी लग रही हैं और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने शेयर करिएगा, और अगर आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से संबंधित आपकी सभी तैयारी यहाँ पर हम अपने इस चैनल पर कराने वाले हैं। और ये आप सभी लोगों का चैनल है जो अभी बहुत छोटा है। आप जैसे यहाँ पर बच्चों को जोड़ते जाएंगे वैसे वैसे आप सभी लोग को सारी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, जहाँ पर भैया हम बात करने वाले हैं सीमाओं के बारे में कि भैया ओम बाबा का यहाँ पर कौन कौन सी सीमा थी। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि ये जो हमारा सूत्र होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो हमारा सूत्र होता है V इक्वल टू आर आई, इस फॉर्मूले को हम कहाँ पर लगा सकते हैं। तो ओम्स बाबा ने क्या किया, इसके लिए यहाँ पर 3 शर्त दी, 3 इसके लिए कंडीशन, 3 इसके लिए स्थिति दी। उन स्थितियों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर 1 करके लिखने वाले हैं। ओम्स बाबा ने ये बताया कि अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे V इक्वल टू आर आई, तो यहाँ पर जो हमारी सबसे पहली कंडीशन होती है भौतिक अवस्था को लेकर के होने वाली है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन रह जाएगा कि सर जी भौतिक अवस्था हमारी क्या होती है, क्योंकि इसके बारे में आप जानते नहीं हैं। तो यहाँ पर हम आप सभी लोग को सारे पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर करने वाले हैं। तो भौतिक अवस्था हमारी वो होती है जिसमें ताप की हम बात करते हैं, या आप यहाँ पर कह सकते हैं दाब की बात करते हैं। तो ताप और दाब जो हमारे होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जब हम इस सूत्र को अप्लाई कर रहे हैं तो जो भौतिक अवस्था होती है वो नियत होनी चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हम इसकी दूसरी शर्त के बारे में बात करेंगे। जो हमारा दूसरा यहाँ पर इसका शर्त होता है वो ये होता है कि उसकी बीमा में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। बीमा का मतलब हो गया कि जो भी हम यहाँ पर क्वांटिटी ले रहे हैं, मतलब अगर हम कोई भी रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में कोई परिवर्तन ना होने पाए। तो यहाँ पर हम दूसरा केस लिखने वाले हैं, बीमा नियत होना चाहिए, नियत होना चाहिए।
तीसरा यहाँ से बच्चों जो हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में जो हमारा ताप होता है उस तापमान का मान यहाँ पर नियत होना चाहिए। तो यहाँ पर हम तीसरा इसका पॉइंट लिखने वाले हैं कि जो हमारा ताप होता है या आप उसको बोलते हैं तापमान, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। इस टेम्परेचर का मान क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जहाँ पर हम रहते हैं उस केस में क्या होता है, हर एक जगह पर अलग अलग ताप होता है। अगर आप किसी रूम में हैं तो रूम का ताप अलग होता है, बाहर है तो उसका ताप अलग होता है। तो उस केस में ओम्स बाबा ने यहाँ पर इसके 3 कंडीशन दिए। पहला जो इसका कंडीशन होता है भौतिक अवस्था को लेकर के कि भौतिक अवस्था क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। और यहाँ पर जो लंबाई और चौड़ाई होती है किसी भी प्रतिरोध की वो भी क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। और उस केस में जो उसका तापमान होता है वो तापमान भी कैसा होना चाहिए, नियत होना चाहिए। मीन्स ये तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपस में नियत होनी चाहिए। अगर तीनों चीज़ें क्या होती हैं, नियत होती हैं, तब उस केस में हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। और जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो उस केस में जो आपको ग्राफ मिलेगा वो आप सभी लोग को बिल्कुल सीधा मिलेगा। जो V और I के बीच हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को ड्रा करते हैं। अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनमें से किसी भी चीज़ को नियत नहीं रख पाते हैं, मीन्स अगर मान लेते हैं हम 2 चीज़ें नियत हैं, एक चीज़ें नियत नहीं है, तो उस केस में इसका जो ग्राफ मिलेगा वो आपको सीधा नहीं मिलेगा, वो आपको इस तरीके से यहाँ पर कर्व ग्राफ मिलेगा। मीन्स या तो ऐसा होगा या तो ग्राफ आपका कैसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ग्राफ आपको सीधा नहीं मिलने वाला है। तो ये इसके क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और टॉपिक्स होते हैं जो आप ओम्स नियम के अंदर में यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो हम इसी के साथ इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।